जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया है, मैंने लिखा है कि मां की कसम आपके 3 से 4 क्वेश्चन फंसने वाले हैं, तो आज मैं 25 से 30 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। इसी कॉन्सेप्ट पे जरूर आपके 3 से 4 क्वेश्चन एसएससी सीजन में प्री एग्जाम में जरूर फंसने वाले हैं, और हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन मेंस भी आप में देखने को मिले। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन आपके पूरा वीडियो देख के जाइएगा तो आपके पक्के क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। पहला क्वेश्चन आपका 10 की पावर 4 डिग्री और 10 की पावर 43, 10 की पावर 47 और 10 की पावर 1086। देखिए इसमें 10 4 डिग्री, तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पढ़ी होगी तो आपको पता है कि 10 4 डिग्री का मान होता नहीं है, 10 47 डिग्री का मान होता नहीं है। 47 कितने मान होते हैं? 10 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आया तो आप उसका आंसर क्या लगा दें? 1। जब उसका जैसे 10 4 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे मान लीजिए 6 डिग्री दे रखा है, जिसके मान आपको टेबल में ना मिले तो उसके ज्यादातर आंसर 1 होता है अगर वो मल्टीप्लाई में है, तो आप ऐसे भी 1 लगा सकते हो। लेकिन मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। 10 4 डिग्री क्या लिख सकते हैं आप? 10 90 माइनस 86 लिख सकते हैं भाई। 4 डिग्री क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 86, तब भी 4 डिग्री होगा। और 43 को क्या लिख सकते हैं? इसमें से आप क्या घटा? 90 माइनस 47 अगर आप घटा दें तो क्या बचेगा आपका? 43 बचेगा। इसको ऐसे ही लिखना है 10 47 और 10 46। अब 10 90 माइनस थीटा, देखिए 10 90 माइनस जो थीटा होता है वो चेंज हो जाता है कॉट में। किसमें चेंज हो जाता है? कॉट में। ऐसे याद रखना 10 है, 10 जब 10 में कोई वैल्यू 90 माइनस थीटा करते हैं वो कॉट में चेंज हो जाता है। 10 हमेशा पड़ोसी के साथ चेंज हो जाता है, पड़ोसी कौन होता है? कॉट। ऐसे एक छोटा सा मैं बना देता हूं, साइन कॉस tan कॉट सेक और कॉसेक। तो tan का पड़ोसी कौन है? कॉट। सेक का पड़ोसी कौन है? कॉसेक। और साइन का पड़ोसी कौन है? कॉस। तो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा, tan कॉट में चेंज हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा करोगे तो साइन अपने पड़ोसी के साथ चेंज हो जाएगा, मतलब कॉस में चेंज हो जाएगा। तो ये होगा ऐसे करके, तो आप याद रखिएगा। इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब 90 माइनस 86 है तो ये 10 किसमें चेंज हो जाएगा? कॉट में, तो कॉट 86 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 10 किसमें चेंज हो जाएगा? कॉट में। कॉट 47 डिग्री इंटू 10 47 और 10 86, ठीक है। अब देखिए कॉट 86 को हम लोग लिख सकते हैं 1/10 86, क्योंकि कॉट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/10 47 और मल्टीप्लाई में ये तो ऐसे है। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब एग्जाम में क्या है? एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि वहां समय की बहुत कीमत है। तो आप क्या कर दो? 86 और 4 90, 86 और 4 90 हो गए। ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? 1 बना देंगे। और 47 और 43 मिलके क्या बना देंगे? 1। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब आप इसको सीख रहे हो पहली बार तो जरूर बेसिक लगाना चाहिए आपको। और वरना तो आप धीरे धीरे आप जब सवाल लगाओगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा इसका आंसर क्या आएगा। 1 बहुत पूछा जाता है। tan की जगह cot भी हो सकता है, sin भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसे लगेगा। पहचानना कैसे कि tan 46 डिग्री दे रखा होगा, tan 16 डिग्री दे रखा होगा, इस टाइप से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको दे रखा है a प्लस बी प्लस सी 10 दे रखा है, और ए बी सी आपको दे रखा है 5, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये दे रखा है आपको 25, और फाइंड करना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी, ठीक है। या अब कुछ बच्चे कैसे करेंगे कि a की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे, c की वैल्यू पुट करेंगे, 10 बनाएंगे। फिर a b c का मान यहां भी 5 आना चाहिए। तो वैल्यू पुट करना मेरे ख्याल से बहुत टफ लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 वैल्यू है, तो पता नहीं हो सकता है ये फ्रैक्शन में मान हो या फिर वर्गमूल में भी मान इसके हो सकते हैं, तो थोड़ा सा टफ है। यहाँ भी वैल्यू आपको सेटिस्फाइड करानी पड़ेगी, तो ये वैल्यू आप वैल्यू से ना लगाएं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पूछा गया तो इसका एक फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, और ये होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो ये पूरा फार्मूला आप याद रखना, आराम से आप क्वेश्चन कर लोगे। आपसे पूछा क्या गया है ये, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू,
माइनस 3abc। अब abc की वैल्यू कितनी है 5, तो यहां रख दिया। और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 10, वो यहां लिख दी। मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको पता नहीं है, माइनस ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू कितनी है 25। अब हमें क्या निकालना है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो इसका अगर हम होल स्क्वायर करें तो मिल जाएगी, देखो पहले वाले का होल स्क्वायर करने पर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस c है, और यहां कितना हो जाएगा 100। आपको ध्यान रखना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस c है, ठीक है। अब ab प्लस bc की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 25, तो यहां पे 25 रखेंगे, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और 50 इधर जाएगा तो कितना बचेगा 50 बचेगा। तो इतने की वैल्यू क्या हो गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 50, तो 50 यहां पुट कर देंगे। अब देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, 3 पंजे 15 बराबर 10। 50 में से 25 गए, कितना बचा 25, 25 धाम 250, 25 धाम कितना हो गया 250, 250 में 15 जोड़ोगे तो कितना देगा 200 पैसे। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको एक तो a प्लस, ये फार्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस c। एक तो ये याद होना चाहिए और एक ये दो फार्मूले अगर आपने याद कर लिए तो ये क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाने वाला है। ये दो फार्मूले जरूर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको एसएससी का अगर आप एग्जाम देते हो या फिर रेलवे का एग्जाम देते हो तो ये क्वेश्चन से आपका सामना पक्का होने वाला है, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे रखा है कि एक आपको सर्कल बना हुआ है और आपको एक दे रखी है छेदक रेखा, एक छेदक रेखा दे रखी है आपको ये, और एक स्पर्श रेखा दे रखी है आपको ये है D, ये है B और ये है A और ये है E। अब आपको दे रखा है कि AB 9 है, मतलब इतना आपको 9 दे रखा है, और BD दे रखा है आपको 3। आपसे पूछा गया है कि DE की लंबाई बताइए, DE। तो देखिए ये पूरी प्रमेय होती है, प्रमेय क्या होती है कि DE का होल स्क्वायर, मैं इसी के अंदर लिख दे रहा हूं DE का होल स्क्वायर, DE का स्पर्श रेखा का होल स्क्वायर बराबर में पूरी लाइन AD और फिर आधी लाइन BD, पूरी लाइन फिर आधी लाइन। अब AD कितना हो गया 9 और 3 12, और BD कितना हो गया 3, तो 12 3 36। अब 36 का ये स्क्वायर है इधर, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 36 का वर्गमूल हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 6। तो आंसर कितना आ जाएगा 6। आप एक ये वाली जरूर याद कर लीजिएगा, और इसको छेदक रेखा बोलते हैं और इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं। ये भी कभी कभार आपको देखने को मिल जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर -1, और आपसे वैल्यू पूछी गई है एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर क्यूब प्लस 1/x की पावर 6। देखिए ये क्वेश्चन पहली बार अगर आएगा तो हो सकता है आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करे, लेकिन ये इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। अगर आप देखिए इसको सोचेंगे इधर लेने के लिए तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे आप सोचो ये द्विघात समीकरण बन तो गया, लेकिन ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 होगा आपको सुसंगतराचार वगैरह लगाना पड़ेगा तब x का मान निकलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे छोटी पावर देखते हैं। सबसे छोटी पावर क्या है 3, तो हमें क्या करना पड़ेगा पावर 3 बनानी पड़ेगी। क्या कैसे बना लेंगे, देखो यहाँ पे x से यहाँ पे गुणा करेंगे, x से यहाँ गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर और माइनस का x हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा। तो हमने क्या करा x क्यूब इधर लिखा और ये माइनस का x इधर गया और माइनस का x स्क्वायर इधर गया। माइनस का x इधर हो गया, प्लस का इधर गया तो माइनस x क्यूब, माइनस कॉमन ले लिया तो x प्लस x स्क्वायर हो गया। अब देखो x स्क्वायर प्लस x, x स्क्वायर प्लस x की वैल्यू कितनी है -1, वो हमने पुट कर दी इसमें,
माइनस तो ये है, और x प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 यहाँ रख दे, तो एक्स क्यूब बराबर क्या आ गया +1 आ गया। तो बस अब एक्स क्यूब बराबर +1 आ गया। अब हमें पावर 6 चाहिए, तो यहाँ पे पावर 2 मारो, यहाँ पे पावर 2 मारो, तो x की पावर 6 हो गया और 1 की पावर 2 1 रहता है, तो 1 आएगा। तो हमें x क्यूब भी 1 मिल गया और x की पावर 6 भी क्या मिल गया 1 मिल गया। तो यहाँ पे रखा तो 1 आ गया, यहाँ रखा तो भी 1 आ गया, 1/1 तो कितना आ जाएगा आंसर 4। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, फर्स्ट टाइम आएगा थोड़ा कंफ्यूज करेगा, लेकिन जब आप सेट करोगे तो होता चला जाएगा अपना। इसको इंपॉर्टेंट में नोट करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे नोट कर लीजिए। स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है, देखिए समलंब चतुर्भुज क्या होता है जिसमें ये भुजा और ये भुजा कैसी हो समांतर हो। समांतर का मतलब होता है जिसमें समान अंतर हो, जैसे रेल की पटरी। आप मान लीजिए दिल्ली में रेल की पटरी देखो तो उतना ही गैप होता है, अब चाहे आप बंबई चले जाइए चाहे कलकत्ता चले जाइए, ट्रेनों के बीच में उतना ही आपको गैप देखने को मिलेगा, तो इसको बोलते हैं समांतर। समांतर का मतलब हो गया दोनों के बीच में अंतर कैसा हो, समान। समलंब क्या होता है कि दोनों पैरेलल होने चाहिए और ये दोनों पैरेलल नहीं होना चाहिए और ये इसके लंब होना चाहिए। लंब मतलब इसकी ऊंचाई होनी चाहिए, तो ये आपका ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब दे रखा है कि आपको कि एक समलंब चतुर्भुज है ABCD और AD और BC क्या है, AD पैरेलल है BC के, तो AD आपको यहां बना लीजिए और BC आप यहां बना लीजिए, क्योंकि ये दोनों को कैसा करवाना है, समांतर कराना है, तो ऐसे बनाना पड़ेगा आपको। M और N क्रमशः AB और CD के मध्य बिंदु है। अब यहाँ पे M एक मध्य बिंदु है और N भी एक मध्य बिंदु है, और आपको दे रखा है कि AD और BC के बीच की दूरी कितनी है, 16 है। AD और BC के बीच की दूरी कितनी है, 16, तो 16 ये हो गई, और MN की लंबाई आपको दे रखी है 10, ठीक। MN की लंबाई कितनी दे रखी है 10। आपको समलंब चतुर्भुज ABCD के क्षेत्र बताना है, तो जब भी ऐसा मिड पॉइंट वाला हो, देखिए मिड पॉइंट वाले का वेट करिए गए बहुत खुला एकदम होता है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या होता है कि आप बेस इसको मिड पॉइंट की वैल्यू लिख लीजिए कितनी है, मिड पॉइंट की वैल्यू दे रखी है, अच्छा सॉरी MN 16 दे रखा है आपको और ये 10 दे रखा है। MN लिखिए मतलब बीच की जो वैल्यू है वो लिख दीजिए 16 और इसकी ऊंचाई लिख दीजिए, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तब लगेगा जब आपको मिड पॉइंट दे रखे होंगे तब। और कभी कभी क्या होता है कि आपको ये लंबाई दे देंगे मान लीजिए 20 और ये लंबाई दे देंगे आपको 10 और आपसे MN की लंबाई पूछेंगे, तो MN की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मध्य बिंदु है तो A + B/2, हमने माना A इसको और B इसको, मतलब 20 और 10/2, 30/2 मतलब 15, ऐसे करके आप निकाल लीजिए। कभी कभी क्या होगा आपको MN की लंबाई पूछी जाएगी, काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऐसे। अब देखिए अगर मान लीजिए ये मिड पॉइंट ना दे रखा होता, मिड पॉइंट ना दे रखा होता और आपसे ये कहा जाता कि एक समलंब चतुर्भुज है और उसमें दो समांतर भुजाएं हैं, एक की लंबाई मान लीजिए 20 है, ये 10 है और इसमें एक लंब गिर रहा है, या उसकी ऊंचाई जो है 5 है, तो बताइए समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समलंब का क्षेत्रफल होता है, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई। अब 1/2 समांतर भुजाओं का योग मतलब 20 और 10, 30 और ऊंचाई कितनी हो गई 5, काटा पीटी 15, 15 बन गए 75। तो ये तीन क्वेश्चन जो हैं वो ज्यादा बनते हैं, एक तो मिड पॉइंट से बनते हैं और एक आपको दे रखा MN की लंबाई निकालना और तीसरा इसका एरिया निकालना। ये तीन आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा आप लोग। चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। दे रखा है कि एक त्रिभुज ABC है, AB BC और AC की लंबाई क्रमशः आपको इतनी दे रखी है PQ। तो चलिए त्रिभुज बना लेते हैं ABC, A B और C।
और आपको ए बी दे रखा है आपको 6√2, और बी सी दे रखा है आपको 9, और ए सी दे रखा है 12, और फिर दे रखा है पी क्यू आर में पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर दे रखा है आपको 2√2, ये दे रखा है आपको 2√2, और इसमें आपको क्यू आर 3 दे रखा है, और पी क्यू 4 दे रखा है, पी क्यू सॉरी हाँ पी क्यू आपको 4 दे रखा है, पी आर 2√2, ये 4 है और ये 2√2। और आपसे कहा गया है कि कोण ए और बी 30 है, 20, ये 30 है, ये 20 है, तो भाई ये वाला 30 और 20 50 हो गया, तो ये कितना रहेगा 130, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 30 और 20 50, ये कितना बचा 130। हमसे पूछा कौन सा है कोण, क्यों पूछा गया? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन, आराम से आप कर लोगे। अब देखिए डेटा इसके बारे में है, और मतलब कोण आपको ये वाले पता है, लेकिन ये पूछा गया है। तो अगर आपने एक प्रमेय सुनी हो, मतलब एक त्रिभुज की प्रॉपर्टी सुनी हो समरूप, कौन सी? समरूप। समरूप में क्या होता है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तब वो समरूप होते हैं। अभी मैं थोड़ा सा आराम से समझा दूंगा आपको। संगत भुजाएं क्या होती है? अगर आपने ए बी उठाया है तो इधर आपको पी क्यू लेना पड़ेगा, और इनका अनुपात कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। कैसे? बीसी उठाया है तो क्यू आर उठाइए, और एसी उठाया है तो आप पी आर उठाइए। जैसे 3 3 9, ठीक है, तो अनुपात यहां भी 3 बनना चाहिए। अब देखो यहां पे एसी है आपका 12, लेकिन यहां पे 2√2 दे रखा है, यहां पे 2√2 दे रखा है, तो ये क्या है? थोड़ा सा गलत है, हमने फिगर ये वाला गलत बनाया। अब हमें समरूप प्रूफ करना है तो इसके बस मान चेंज करने पड़ेंगे, तो आर यहां लिखना पड़ेगा और क्यू यहां लिखना पड़ेगा। अब देखो पी क्यू जो 4 था वो यहां पहुंच जाएगा, और 2√2 यहां पहुंच जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब देखो 4 3 12, और √2 से √2 कैंसिल, और 2 3 6। अब देखो अनुपात कैसे हो गए? बराबर हो गए। भाई इसकी संगत ये हो गई, इसकी संगत ये हो गई, और एसी की संगत आपकी ये हो गई। तो क्या हो गया आपका? 3:1 आ गया, मतलब सब में 3 और 1 का अनुपात आ रहा है, तो ये समरूप रूप हो गया। अब हमसे पूछा गया क्यों पूछा गया, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, मतलब 20 डिग्री होगा, और ये कोण इस कोण के बराबर होगा 30 डिग्री, ये कोण इस कोण के बराबर होगा 130 डिग्री। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 130 डिग्री आंसर हो जाएगा। समरूप में बस ध्यान नहीं रखिएगा कि ए बी अनुपात है पी आर के, बीसी अनुपात है आपका आर क्यू के, और एसी अनुपात है आपका ये संगत भुजा इन्हीं को बोलते हैं पी क्यू के, मतलब इनका रेशियो जो है वो बराबर आना चाहिए। आप देख ही रहे हो 3:1 आ रहा है सबका रेशियो, तो ये समरूप प्रूफ हो गया। समरूप प्रूफ होने पर आपके कोण बराबर हो जाते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे को अंततः स्पर्श करते हैं। तो एक 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहां से ये मान लीजिए इसका केंद्र है, और ये दूरी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, और एक 5 सेंटीमीटर का है, और ये अंततः स्पर्श कर रहा है। तो अंततः स्पर्श कराने के लिए आपको यहां से उठाना पड़ेगा, ठीक है। एक आपका ये है, और दे रखा है कि बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। बड़े वृत्त, अच्छा ये देखो 5 सेंटीमीटर का है, तो अगर हम लोग केंद्र यहां मानेंगे, ठीक है, केंद्र अगर हम लोग यहां मानते हैं, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी मानते हैं? 5 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर की। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी रह जाएगी आपकी? 1 सेंटीमीटर की। कितनी रह जाएगी? 1, क्योंकि यहां से यहां तक की 6 है। इनका पॉइंट का नाम लिख देता हूं मैं, O, ये A, ये B। तो अगर हम सर्किल खींचेंगे तो सर्किल मेरा बाहर जाएगा, क्योंकि यहां से 5 सेंटीमीटर लिया है, तो यहां से भी 5 सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर तो यहां हो गया, तो इसका मतलब सर्किल आपका ऐसे करके खींचेगा जाकर। ये सर्किल बढ़िया नहीं खींचा है, लेकिन आप मान के चलिएगा ऐसे ही खींचेगा।
अब दे रखा है कि बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। अब बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त के ठीक बाहर है। छोटे वृत्त ये है। अब सबसे बड़ी जीवा आपकी कौन सी हो सकती है? ये जो स्पर्श कर रही है, ठीक है, जो स्पर्श कर रही है। अब हम अगर इस लाइन को यहां से यहां तक मिला दें, क्योंकि हमें इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, और इसको यहां से यहां तक मिला दें। अब देखो ये जो है, ये जो केंद्र है वो छोटू त्रिभुज का है, और ये जो केंद्र है वो बड़े त्रिभुज का है। तो बड़े त्रिभुज की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक की जो दूरी हुई वो आपकी कितनी हुई? 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहां से यहां तक की हम लोग को दूरी निकालनी है यहां से। अब आपको पता है कि हमने छोटू वृत्त खींचा था, छोटू वृत्त की जीवा की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक कितना होगा? छोटू वृत्त 5 सेंटीमीटर होगा। यहां से और यहां तक भी थोड़ा सा बड़ा बन गया है। यहां से भाई ये जीवा है, सॉरी ये केंद्र है, तो ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। और यहां पर 1 सेंटीमीटर कम हो गई है, तो यहां पे कितनी बची है? 4 सेंटीमीटर। कितनी बची है? 4 सेंटीमीटर। अब हमें ये निकालना है कि इसकी लंबाई निकालनी है। मान लीजिए ओ डैश की और ए, ये जीवा की लंबाई निकालनी है। तो ये केंद्र हो गया, केंद्र से जीवा पर लंब गिराएंगे तो ये 90 डिग्री बनाएगा। अब 90 डिग्री बन गया तो ये हो गया 36, और ये 4 है, घट गया 16, तो 20। रूट 20 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 5 रूट 2। ठीक है, ये 5 रूट 2 हो गया, तो ये भी कितना हो गया? 5 रूट 2। तो कितना हो गया आपका? 10 रूट 2। आंसर कितना हो जाएगा? 10 रूट 2। आपको मैं थोड़ा सा फिर से एक बार डिटेल से बता रहा हूं, फिर से आप देखिएगा। ये हटा दें। देखिए, अगर कोई वृत्त है, ठीक है, कोई वृत्त है, अगर वृत्त का केंद्र है ये, और एक जीवा अगर आप खींचे, ये जीवा है, और केंद्र से इस पर एक लंब गिरा दे या इसको मिला दे, केंद्र से जीवा को जब मिला दे तो यहां पे 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 90 डिग्री। और ये केंद्र जो है इस जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता। तो मैंने वही करा था, 5 रूट 2 जो आया था उसको मैंने फिर 10 रूट 2 करा था। रीजन क्या था कि यहां से यहां तक की लंबाई आई थी, लेकिन जीवा किसको बोलते हैं? यहां से यहां तक की लंबाई। तो कितना हो जाएगा? जितना भी आपका आएगा यहां से यहां तक, तो फिर उसको आपको डबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से एक बार फिगर समझ लेते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। 6 सेंटीमीटर का बना लेते हैं। 6 सेंटीमीटर ये इसका केंद्र है, और ये 6 सेंटीमीटर मान के चलते हैं। कितना है? 6 सेंटीमीटर। अब एक 5 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या के 2 वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श कर रहे हैं, तो मान के चलते हैं कि 5 सेंटीमीटर यहां पे रहा होगा। ठीक है, यहां पे, यहां से यहां तक की दूरी कितनी? 5 सेंटीमीटर। और यहां से जो दूरी बची है वो कितनी बची है? 1 सेंटीमीटर। अब देखो, छोटू वृत्त जो है खींचेंगे वो यहां पे हम लोग प्रकार रखेंगे और घुमा देंगे, तो ये ऐसे करके कहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे करके बनेगा। तो अब यहां पे जो हम जीवा खींचेंगे तो छोटे वृत्त को स्पर्श भी करना चाहिए। तो देखो, ये जो है वो छोटे वृत्त का केंद्र है। क्या है? छोटे वृत्त का केंद्र, और छोटे वृत्त का केंद्र है, तो यहां से यहां तक भी त्रिज्या हुई, और यहां से यहां तक भी त्रिज्या हुई। ये कितनी हुई? यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर हुई, और 1 सेंटीमीटर यहां कम हो गया, तो यहां से और यहां तक की लंबाई कितनी रह गई? 4 सेंटीमीटर। अब इसको अगर हम लोग हटा दें, अब जो ये जो केंद्र था, जो ये केंद्र था वो बड़े वृत्त का था। किसका था? बड़े वृत्त का। तो हम इसको जोड़ दें अगर यहां से, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, तो ये कितना हो जाएगा? 6। ये कितना हो जाएगा? 6। अब हमें निकालना क्या है? बड़े वृत्त की जीवा निकालनी है, मतलब ये निकालना है। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि केंद्र से अगर जीवा को टच करा दोगे तो ये 90 डिग्री बन जाएगा, और ये दोनों बराबर भागों में विभाजित भी हो जाएगा। अब 90 डिग्री बन गया है, तो यहां पे पाइथागोरस लग जाएगी। अब 6 का स्क्वायर होता है भैया 36, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 36 में 16 का कितना बचा? 20। अब वर्गमूल 20। इसको देखो कैसे करा हमने, 20 है 5 गुणा 4,
तो 4 का वर्गमूल होता है 2, 5 का वर्गमूल होता नहीं, तो 2√5 हो गया। 2√5 ये हो गया यहां से और यहां तक, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक भी क्या होगी 2√5, तो कितना आंसर हो जाएगा 4√5, क्योंकि जीवा जो है वो अपने आप को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित कर देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब छोटू क्वेश्चन, एक बहुत छोटू सा क्वेश्चन भी आया है। P प्लस Q आपको दे रखा है -5 और P और Q आपको दे रखा है मल्टीपल में 6। आपको फाइंड करना है PQ प्लस Q। देखिए बहुत आसानी से आप कर सकते हो, यहां वैल्यू रख दो, 3 दूनी 6 और 3 और 2 5, आराम से रख लो। यहाँ पे -5 है तो बस ध्यान रखना या -3 होगा या -2 होगा। -3 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस हो गया 6 हो गया, तो -3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा -27 आ जाएगा, और -2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा, तो -35 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको दे रखा है कि a प्लस बी सी बराबर होता है 5, AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर 80, और AB प्लस BC प्लस AC आपको दे रखा है 13। आपको फाइंड करना है आपको ABC। तो कुछ लोग फिर वही वैल्यू पुट करना करेंगे, लेकिन थोड़ा आसान नहीं है इसमें वैल्यू पुट करना, क्यूब वगैरह मेंटेन करना। तो ABC आप कहां से ला सकते हो, तो यहां से ले सकते हो, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC, A प्लस B प्लस C, और ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस का AB प्लस BC प्लस C। तो ये वैल्यू आपके पास है 80। ABC आपको निकालना ही है, तो ऐसे रोक लीजिए। A प्लस B प्लस C कितना दे रखा है आपको 5, ठीक है। अब ये फिर से निकालना पड़ जाता है, ये बार बार निकालना पड़ जाता है। चलो निकालते हैं, और ये AQ प्लस T का 80, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस BC प्लस C। तो जब एक्सपर्ट आप हो जाओ, जब एक्सपर्ट हो जाओ तो इधर लिख दो 25 और इधर लिख दो कितना 13 दूनी 26, तो -1 बचेगा इसका, तो यह कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे आप AB प्लस BC प्लस AC की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 13 यहाँ रखोगे, 13 दूनी 26, उधर जब 26 जाएगा तो -1 बचेगा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी -1, और ये कितना है AB प्लस B, ये -13 माइनस माइनस बच रहा है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो 80 माइनस का 3ABC, और ये हो गया 5 -1 और ये -13, और ये कितना हो जाएगा -14, 14 पंजे 70, तो -70। तो ये इधर आएगा तो ये 150 हो जाएगा, माइनस का आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 80 70 150, 3 ABC। तो ABC कितना आपका बचेगा, कटी पीटी करेंगे तो 50 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बस आपको क्या याद रखना है कि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर A प्लस B प्लस C, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस का AB प्लस BC प्लस CA, इस टाइप से याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक जो सर्किल की प्रॉपर्टी है वो देख लीजिए, आप कर लीजिए। ये क्या है, केंद्र है, क्या है केंद्र है, O है, ये इसकी परिधि। तो केंद्र पे जितना कोण बनता है वो परिधि के 2 गुना होता है, परिधि का क्या होता है 2 गुना होता है। या आप उल्टा बोल सकते हो कि अगर यहाँ पे आपको 110 कोण दे रखा है तो यहाँ पे आधा बनेगा। परिधि पर जो कोण बनता है वो केंद्र का आधा बनता है, या आप ये ध्यान रखना कि केंद्र पे दुगना बनेगा, केंद्र पर दुगना बने, क्योंकि मोदी जी बैठे हैं। कौन बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं। भाई मोदी जी जो है वो डबल पावर लिए बैठे हैं, ठीक है, ज्यादा पावर है उनके पास, तो इसलिए केंद्र पर क्या बनेगा, दुगना बनेगा, ठीक। अब देखो 110 का 10 का आधा कितना हुआ 55, और आपको ये बढ़ा के कितनी लिख दी गई है 4x। आपको x का मान बताना है। तो अगर आपने एक बेसिक पढ़ा होगा कि सीधी रेखा पे कितना कोण बनता है, तो 180 डिग्री कितना बनता है 180 डिग्री। तो ये भी क्या है सीधी रेखा है, ये भी सीधी रेखा है। तो हम लिख सकते हैं कि 55 प्लस 4x किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। 55 उधर चला जाएगा तो 180 में से 55 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका
25 बचेगा। ठीक है, 125 बचेगा, या x बराबर लिख सकते हैं 125 बटे 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, लगभग 31 डिग्री के आसपास कुछ बनेगा जाके। तो आंसर कितना हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया, x का मान बताइए, तो कितना हो जाएगा, 31 डिग्री हो जाएगा। क्या याद रखना है कि केंद्र पर कौन बैठे हैं, मोदी, तो टूनी पावर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC है और AB 30 है, AC 40 है और BC 50 है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, वो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण वाली भुजा। कौन सी होती है, कर्ण वाली। तो बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें तो सबसे बड़ी भुजा जो है BC 50 है, तो यहां पे लिख देंगे BC, ये B और ये C। ठीक है, और आपको AB दे रखा है, सॉरी A हो गया, AB आपको 30 दे रखा है, 30 लिख लीजिए। और आपको दे रखा है कि AC 40 है, तो AC 40 लिख लीजिए। ये आपका बन गया समकोण त्रिभुज, यहां पे 90 दिखा दीजिए। अब AB जो लंब है BC पर है, BC पर एक लंब गिराया गया है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, और आपको दे रखा है कि BX को कोण CBA के कोण समद्विभाजक के रूप में AC को X पर मिलता है। अब यहां पर जो है वो एक समद्विभाजक है और यहां पर X पे मिल रहा है AC पे, मतलब ये कोण का अर्धक कर रहा है। अब आपको बताना है कि BX AY पे O पर बिंदु, अच्छा O पर ये प्रतिच्छेदित भी कर रहा है। अब आपको बताना है कि ABY का क्षेत्रफल क्या होगा, A B और Y, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, ये वाले का, मतलब इतने का आपको क्षेत्रफल बताना है। देखो कैसे, इसका क्षेत्रफल पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो भुजाएं पता करनी पड़ेगी। एक तो हमारे पास है ही भुजा, एक ये तो भुजा पता है, अब हमें एक तो ये भुजा पता चल जाए और एक भुजा ये पता चल जाए, तो काम हमारा बन जाएगा। हम चाहे गिवन फार्मूला लगाएं, चाहे 1/2 बेस इनटू हाइट से लगा लें, वहां से भी आ जाएगा। तो पहले क्या करते हैं कि हम लोग पहले ये भुजा पता करते हैं, ये वाली। इसके लिए थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। देखिए अगर आपको बेसिक पता है तो एक त्रिभुज, मान लीजिए छोटू त्रिभुज है, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये मान लीजिए बेस हो गया, ये हाइट हो गई और ये बेस हो गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, 1/2 बेस इंटू हाइट। एक त्रिभुज ये है, ठीक है, इसका ये बेस है और ये इसकी हाइट है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। भाई दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, चाहे आप इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो। अगर बेस और हाइट आपको पता है तो काम चल जाएगा। अब इस त्रिभुज में देखो आपको दोनों चीजें हैं, भाई ये 90 डिग्री है ये, तो बेस और हाइट क्या हो गई आपकी, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 40 और हाइट कितनी है 30, बराबर 1/2। अब देखो ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज बना है, बेस अब कितना है इसका 50, बेस कितना है 50 और ये इसकी हाइट है, ये क्या है इसकी हाइट है, लंब जो है वो क्या है इसकी हाइट है। तो हम ये क्या लिख सकते हैं कि 1/2 बेस 50 हो गया और हाइट जो है वो आपकी हो गई AY, कितनी हो गई AY। देखो यहां पर बेस और हाइट ही है जो मैंने यहां पे ली है, बेस और हाइट। अब देखो काट पीट लो, 1/2 से 1/2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 छक्के 30, 6 चौक 24, तो ये कितनी आ गई 24, कितनी आ गई 24 आ गई। ये कितनी आ गई AY आपको कितनी मिल गई 24 मिल गई। अब देखो 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री, इसको हटाओ, इसका कोई खास काम नहीं है। अब इसको भी हटा दे, ठीक है, ये AY हमारे पास कितना है 24, ये 90 डिग्री है, तो ये 30 का ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। घटा लिए, इसमें 6 का 4, 9 7 का 2, 8 9 5 का 3, 324। तो ये कितना रहेगा आपका, कितना रहेगा 18। तो बस अब आराम से बन गया अपना।
ये तो ये आपका क्या है, ये 90 है, ठीक, ये कितना है आपका 90, ठीक, तो 18 हो गया, तो फिर क्या 1/2, बेस अपना 24 मान लो और हाइट 18 मान लो, काटा पीटी 12 अट्ठे 96 ऐसे लगे ना, 12 एकम 12 और 9 कितना होता है 216 आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपको ये दोनों बेस पता होंगे, तभी पॉसिबल है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चलते हैं और क्वेश्चंस पे। देखिए दे रखा है कि एक व्यक्ति को एक पुस्तक 7.4% हानि पर बेचता है यदि वह पुस्तक इतने इतने रुपए में अधिक में, तो अधिक वाले कभी भी आए तो मैंने आपको बताया था क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, कम या अधिक इंटू 100 बटे चुंबक। चुंबक वाला बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। चुंबक में क्या होता है कि अगर एक बार हानि हो रही हो और एक बार लाभ हो रहा है तो चिपक जाएंगे, क्योंकि चुंबक की प्रवृत्ति क्या होती है, एक माइनस होता है और प्लस होता है तो आपस में जुड़ जाते हैं, तो एक बार हानि हो रही है और एक बार लाभ हो रहा है तो आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो बस कम या अधिक वाला कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट भी रहता है। कम या अधिक कितना है 391 रुपए इंटू 100, कम ये कितना है 7.4% प्लस और ये 15.6, जोड़ा जाड़ी करो तो 15 और 7 कितना हो जाएगा 22 और ये कितना हो जाएगा 1, 22 और 1 23 हो जाएगा। 23 से 391 कटता है क्या, 391 को 23 से भाग कर दो, 6 3 में से 2 गया 100, ये कितना बार चला जाएगा 7 बार, तो कितना आंसर आ जाएगा 1700, कितना आ जाएगा 1700। कभी कभार ये आ जाता है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन, छोटू क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आपको दे रखा है कि 4x² + z + y² + z² + 4। अब इसमें आपको सोचो कि x y z की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आपको बनेगी, ये आपको फार्मूले से बेस पे लगाना पड़ेगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी मिले जिसमें 3 वेरिएबल हैं x y z और आपको कोई खास इक्वेशंस भी आपके पास नहीं है, तो क्या करिए सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, सरल बनाइए। पहले क्या करते हैं, खोल देंगे इसको, 4x² + 4z + y² + z² + 4x, अच्छा इक्वल है 4x + 10y माइनस कर, ठीक है इतना हो गया। अब x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ, ये z y वाला लेते हैं, y² माइनस का 10y और यहाँ पे z² और ये माइनस का 4z और बराबर माइनस का 30, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन आप पहली बार एग्जाम में अगर लगाने बैठ गए तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये 30 जो है वो पक्का 100% यहाँ सेट हो जाएगा। कैसे सेट होगा, देखो यहाँ पर 4x है और यहाँ पे 4x है, इसका मतलब ये हुआ होगा कि 2x की कहीं ना कहीं होल स्क्वायर किया गया होगा, 2x की होल स्क्वायर किया गया होगा, माइनस है तो बेटा माइनस भी रहा होगा। अच्छा ये 4x कहां से बना होगा, तो 2 × 2x, इसका मतलब क्या हुआ कि जो y का टर्म है वो बन रहा होगा, y का टर्म कितना रहा होगा, बन रहा होगा, तभी ये 4x आया होगा। अगर यहाँ पे हम लोग क्या करें 2x - 1 का अगर होल स्क्वायर करें तो आपको यही मिलेगा, देखो कैसे 4x² + 1 और माइनस का कितना हो जाएगा 4x। ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, कैसे पहचानेंगे, यहां से पहचानेंगे, यहां से पहचानेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम +1 कर दें तो ये कहीं ना कहीं 2x - 1 का होल स्क्वायर बनेगा जाके, तो चलिए +1 कर लेते हैं, तो हम इसको ले सकते हैं 4x² माइनस का 4x और प्लस का 1, ठीक। अब y², अब देखो y, ये 10y कहां से आया होगा, 10y आया होगा, ये 5y × 2, 5y × 2। अब यहाँ पे y² तो y के साथ तो कोई नंबर है नहीं, तो ये क्या रहा होगा कि y - 5 का होल स्क्वायर करा गया होगा, तो y² + 25 और माइनस का 5 दूनी 10y, इसका मतलब 25 इसमें कम है तो हम 25 जोड़ देंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपके आ जाएगा,
ठीक, अब देखो 25 ये जुड़ गया और एक ये 26, 26 जुड़ गया तो बचा कितना 4, क्योंकि इधर 30 है, 30 मेंटेन हो जाएगा। अब देखो जेड, जेड ये 4z कहां से आया होगा, जब 2 × 2z हुआ होगा, तो इसमें क्या कितना जोड़ना पड़ेगा, मैं जेड स्क्वायर माइनस का 4z और प्लस का 4, और इधर क्या रहेगा 0 रहेगा। रीजन क्या है -30, इधर उठ के आया -30 के टुकड़े हो गए, कहां एक टुकड़ा ये गिरा, एक टुकड़ा ये गिरा और एक टुकड़ा ये गिरा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या लिख सकते हैं z - 2 का होल स्क्वायर बराबर में 0। ठीक, बराबर में 0। अच्छा, यहां पर आपको बराबर में 0 प्रूव करना है, तो यहां पे z की वैल्यू 2 होगी तभी तो प्रूव होगा। यहां पे 2 रख देंगे, 2 में से 2 गया 0, तो z का मान कितना हो गया 2, y का मान कितना हो गया 5, और x का मान कितना हो गया 1/2, कितना हो गया 1/2, 1/2 यहां रख देंगे, 2 से 2 कट जाएगा और 1 से 1 कट जाएगा, तभी तो 0, भाई ये 0 हो, ये 0 हो, ये 0, तभी तो ये 0 हो पाएगा, तो यहां से मान निकल आएंगे। या कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं 2x² - 1 का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर है 0 के, तो 2 उधर चला गया तो x बराबर कितना हो गया 1/2। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, आप ओरल भी मार सकते हो। ठीक, तो हमें मान मिल गया, अब हमें मान निकालना है किसका, इसका मान निकालना है आपको 2x + 3y + z का मान निकालना है। अब x की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, y की वैल्यू कितनी हो गई 5, और z की वैल्यू कितनी हो गई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1, 5 × 3 = 15 + 2 18 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 18 आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में। एक आपको दे रखा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ये ओरल लगा दीजिए, ओरल देखो कितना आएगा 1/4 आंसर आएगा। कैसे, p - q, q - r का क्यूब और r - p का क्यूब। इसको हम लोग मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c। तो ये लिखा है a³ + b³ + c³। ठीक है, हम लोग को पता है कि ये फॉर्मूला होता है -3abc और a + b + c और आगे ये सब। ठीक, अब जब देखो यहां पर क्या है, q एक बार माइनस में एक बार प्लस में, p एक बार प्लस में एक बार माइनस में और एक बार माइनस में है, r एक बार प्लस में, तो ये कट पिट के क्या बन जाएंगे 0 बन जाएंगे। कैसे, a + b यहां रख दो, p - q + q - r + r - p। देखो ये कैंसिल हो गया, आपस में क्या हो गया कैंसिल, मतलब a + b + c क्या हो गया 0 हो गया। तो a + b + c 0 हो गया, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 0, 0 की गुणा इससे होगी तो ये सब क्या हो जाएगा बराबर में क्या हो जाएगा 0। और ये क्या चल रहा है आपका a³ + b³ + c³ माइनस का 3abc चल रहा है, और माइनस का 3abc उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, a³ + b³ + c³ बराबर 3abc। तो हम a³ + b³ + c³ के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 3abc लिख सकते हैं, और बटे में क्या लिखा हुआ है देखो 12 abc, 12 क्या लिखा है abc, क्योंकि हमने p - q को क्या मान रखा है a मान रखा है, तो abc से abc कैंसिल हो गया 1/4। बहुत सरल सवाल है। रीजन क्या है कि आपको बस इतना याद होना चाहिए कि ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो यहां वैल्यू रखेंगे पुट करेंगे 0 आ जाएगा। अगर जब एग्जाम में आएगा तो हम उधर लगा लेंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपको दे रखा है कि x + y + z बराबर में 0। आपको एक फाइंड करना है x + y + z और z और 2z² और x। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन जब ये आए तो आप मतलब दुआ कीजिए कि यही क्वेश्चन आपको मिल जाए इस टाइप का। ये तीनों का जोड़ किसके बराबर है 0 पे, तो हम लोग क्या करेंगे ऐसी वैल्यू पुट करेंगे x y z की, जिससे इसका मान क्या हो जाए 0 हो जाए। तो x का मान हम रखेंगे +2, y का मान रखेंगे -1 और z का मान रखेंगे -1। जिससे देखो -1 - 1 -2 हो गया और 2 से 2 कट हो जाएगा 0 बचेगा।
आप ये वैल्यू इसलिए रखो कि नीचे जो है वो 0 बनने के चांस कम रखते हैं, तो ज्यादातर मैं सवाल में यही वैल्यू रखता हूँ, आराम से आंसर आ जाता है। x प्लस वाई मतलब 2 माइनस 1 और y प्लस जेड माइनस 1 और z की वैल्यू कितनी है -1। जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू -1 है, होल स्क्वायर लगाया तो +1 हो जाएगा, x की वैल्यू प्लस कर दोगे तो ये कितना हो गया, 2 में से 1 गया 1, -1 -2 हो गया, -2 ये है और -1 ये, तो प्लस का 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट्टम हो गए, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 1/2 आंसर हो जाएगा। बस आपको क्या याद रखना है इसमें विशेष क्वेश्चन में कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 जब भी आपको मिल जाए, x का मान +2, y का मान -1 और z का मान, बस ये मान आप रख दोगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। दे रखा है कि यदि दो संख्या एक द्विघात समीकरण के मूल है और इन दोनों संख्याओं के बीच के अंतर जो है वो 6 है, तो मान ले रहे हैं कि ये संख्या है आपकी अल्फा के बीच का अंतर, चलो इसको a मान लेते हैं, टेंशन ना लो, अल्फा देख के a माइनस b 6 है और इन संख्याओं का योगफल 14 है, हमें द्विघात का समीकरण बताना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। पहले हम a b का मान निकालें, जोड़ने पर क्या होगा, ये दोनों कट हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, a और a 2a हो गया, 14 और 6 20 हो गया, तो a बराबर कितना आ गया 10, a 10 आ गया तो 10 यहां पुट करेंगे तो b कितना आ जाएगा। अब आपको द्विघात समीकरण का वो समीकरण आपको याद होना चाहिए, x स्क्वायर माइनस a प्लस b x, ठीक है, प्लस a इंटू बी बराबर 0। ये आपका क्या होता है, किसी भी द्विघात समीकरण के मूल जो दे रखे होते हैं अल्फा और बीटा या a और b, उसका समीकरण है ये द्विघात का समीकरण। कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। a प्लस b मतलब 10 और 4 14x और प्लस 10 40, ये आंसर हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 40। मेन क्या याद करना है, ये याद करना है द्विघात का समीकरण। बच्चे गलती क्या करते हैं, माइनस की जगह प्लस लगा के आ जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। दे रखा है आपको 16 की पावर 2x प्लस 4 और इक्वल में दे रखा है आपको 128 3x और माइनस का 6। आपको फाइंड करना है कि x का मान बताइए। अब 16 और 128 कहां पे बराबर मिलेंगे आपको, मतलब पावर में, तो 4 पे मिल जाएंगे या फिर 2 पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे नहीं, 4 पे तो नहीं मिलेंगे, 128 4 पे आपको नहीं मिलने वाला है क्योंकि 4 की पावर 16 होती है, 16 चक्कू सीधे 64 हो जाएगा। इसको 2 बनाना पड़ेगा, तो 2 की 16 को लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और 128 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 4 8 16 32 64 128, 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। आपको बस ये देखना पड़ेगा कि 128 और 16 इनकी पावर कहां पे इक्वल हो रही है, 2 पे इक्वल हो रही है तो 2 बनाना पड़ेगा। फिर 4 से गुणा करते हैं, इसकी डायरेक्ट गुणा हो जाएगी, तो 4 दूनी 8x 4 चक्कू 16 बराबर में 7 या 21x और 7 छंगे 42। तुलना कराने पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8x प्लस 16 21x माइनस का 42। अब 16 प्लस 42 21x माइनस का 8x, 6 2 8 4 और 1 5। अब 21 में से 8 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 11 में से 8 गया 3 13x, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 58/13। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें विशेष ध्यान क्या रखना है कि कहां पे दोनों बराबर हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको दे रखा है 12 कुर्सी और 8 मेज। 12 कुर्सी और का मतलब होता है प्लस, 8 मेज की जो कीमत है वो 676 है और आपसे पूछा गया है कि 21 कुर्सी और 14 मेज की कीमत क्या होगी। देखिए वास्तव में अगर ये देखा जाए तो 2 वेरिएबल है इसमें, एक कुर्सी है और एक मेज है, तो 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए होती। तो मैथ के फॉर्म में देखा जाए तो ये हम कह सकते हैं कि इसका आंसर निकालना थोड़ा सा, या इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो सेट होता है कि अगर आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाता है।
कैसे डिवाइड करेंगे, देखो ये 12 है, 8 है, 6 76, तो ये हमें किससे कटता हुआ दिख रहा है, हम लोग इसको 4 से काट लें, 4 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, 4 से काट ले रहे हैं, 4 तिया 12, 3 आ गया, 4 दूनी 8, 2 आ गया, और 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, और यहाँ पे बचे 2 27, 4 छक्का 24, 3 बजे 4 दिन 6, ठीक है, ये आ गया। अब देखो 3 कुर्सी यहाँ पे है और 2 मेज यहाँ पे है। अब यहाँ पे कितनी कुर्सी है, 21 कुर्सी है और 14 मेज है, तो हमें 3 सत्ते 21, 2 सत्ते 14, भाई 7 से गुणा हो रही है, तो क्या करेंगे हम यहाँ भी 7 से गुणा करेंगे, तो जो भी आपके 7 से गुणा करने पे आएगा भाई इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेट होता है अगर हम लोग डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। आपको दे रखा है कि एक उधार देने वाले पुस्तकालय में पहले 3 दिनों के लिए एक निश्चित शुल्क दिया जाता है और उसके बाद प्रत्येक दिन के लिए एक अतिरिक्त शुल्क दिया जाता है। मतलब आप 3 दिन शुरू में अगर कोई किताब ले जा रहे हो तो आप उधार देने वाले पुस्तकालय में, मतलब जहाँ पे पुस्तकें दी जाती हैं उधार, तो वहां पे 3 दिन जो है वो आपको एक फिक्स अमाउंट में रेंट देना पड़ेगा। फिर क्या होगा, अगर उसके बाद प्रत्येक दिन के लिए एक अतिरिक्त शुल्क, अगर आप एक दिन लेट होते हो तो आपको एक दिन अलग अलग मतलब उसका देना पड़ेगा रेंट। सरिता ने 7 दिन तक रखी एक किताब के लिए 27 रुपए का भुगतान किया। सरिता एक लड़की है, उसने जो है वो 27 रुपए का भुगतान किया, जबकि सूसी, क्या नाम है, सूसी ने 5 दिनों तक रखी और 21 रुपए का भुगतान किया। तो आपको बताने की नियत शुल्क तो बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन। देखिए जो आपका फिक्स है, जैसे 3 दिन तक आप पहले 3 दिनों के लिए निश्चित शुल्क है, निश्चित शुल्क के लिए हम मान ले रहे हैं x रुपए, निश्चित शुल्क के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे x रुपए, और अतिरिक्त के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे y रुपए। तो ये सरिता जो है, सरिता ने 7 दिनों तक किताब रखी, तो शुरू के 3 दिन में तो इनके ऊपर x रुपए चार्ज लगा और बाकी 4 दिनों पे y चार्ज लगा, और वो किसके बराबर हुआ, 27 रुपए के। किसके बराबर हुआ, 27 रुपए। और सुशी जो है उन्होंने 3 दिन इनके ऊपर भाई फिक्स चार्ज अप्लाई किया गया, और इन्होंने कितने दिन किताब रखी है, 5 दिनों तक, तो 2 दिन पे इन पे अप्लाई किया 22 रुपए, और कितना रुपए इन्होंने दिया, 21 रुपए। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन को कैसे क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने से क्या होगा, x x कैंसिल हो जाएगा, 4y में से 2y घटेगा तो 2y बचेगा, 27 में से 21 जाएगा तो 6 बचेगा, तो y बराबर कितना आएगा, 3 रुपए। तो मतलब y 3 रुपए, मतलब एक दिन अगर आप एक्स्ट्रा रखते हो तो 3 रुपए आपको चार्ज देना पड़ेगा। आपसे पूछा गया है निश्चित शुल्क और प्रत्येक अतिरिक्त। अब x निकाल लेंगे तो x कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे y रख देंगे, 12 आ जाएगा, 27 में से 12 कटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और 3 कटे तो x मतलब 5 रुपए, मतलब 5 रुपए आपका एक दिन का फिक्स चार्ज है, 3 दिन में आप ले जाओगे तो 15 रुपए आपको यहाँ देने पड़ जाएंगे, और 3 रुपए आपको पर डे के हिसाब से यहाँ देने पड़ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। आपको दे रखा है कि x -1/x की पावर 2 है, और आपको दे रखा है 10, फाइंड करना है कि x³ -1/x³। तो ये उधर अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट भाई स्क्वायर जब इधर जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, वर्गमूल में चेंज हो जाएगा। हमें क्या करना है, क्यूब निकालना है। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब ले लेंगे, तो a³ -b³ -3ab और a -b, और ये √2 3 बार, तो √10 × √10 तो ये √10 और √10 10 हो जाएगा, मतलब 10 √2 हो जाएगा, 10 √2 हो जाएगा। ठीक है, अब x से x कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या, क्यूब में क्या ध्यान रखा करो कि ये वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है। कहां पे दे रखी है, तो x -1/x बराबर √10, यहां पे हम रख देंगे। अब -3√2 इधर गया तो कितना आ गया, 13√2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आराम से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, आपको दे रखा है कि a² + b² + c² + 12 और
प्लस का 12 और बराबर में आपको दे रखा है कि देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए 4a प्लस 4b प्लस 4c। मैंने आपसे क्या कहा था कि इसमें 3 वेरिएबल आ गए तो आपको डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, कुछ ना कुछ फिर सेट हो जाएगा। अब अपना बुला लीजिए a वाले को इधर 4a 4b 4c, ठीक। अब देखो ये 4a कहां से आया होगा, 4a कहां से आया होगा बताइए, जब आपका 2 into 2a हुआ होगा, जब 2 into 2a हुआ होगा और यहाँ पे a खाली है, तो इसका मतलब ये a माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो a स्क्वायर प्लस 4 और माइनस का 4a, मतलब इसको 4 चाहिए, 4 देना पड़ेगा तो दे दो भैया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 12 है तो 4 4 सबको दे दो काम चल जाएगा आपका, क्योंकि सब में यही हालत है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको दे देंगे। a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 प्लस b स्क्वायर माइनस 4b प्लस 4 प्लस c स्क्वायर माइनस 4c प्लस 4 बराबर में 0। तो इसको क्या ले सकते हैं, a माइनस 2 का होल स्क्वायर, b माइनस 2 का होल स्क्वायर और c माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर में 0। अब बराबर में 0 लिख दिया है तो a की वैल्यू प्लस का 2 हो गई, b की वैल्यू भी प्लस 2 हो गई और c की वैल्यू भी प्लस 2 हो गई। तो बस आपसे पूछा क्या गया 2a प्लस 3b, पूछा गया आपसे 2a प्लस 3b प्लस 4c, इसका मान बताना है। तो a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई 2 और 4c की वैल्यू भी हो गई 2। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, कितना हो गया 18। आंसर कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। सौम्य जरा देखो रिकॉर्डिंग चल रही है, देखना पड़ेगा रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही है फ्रेंड्स। वो 1 घंटा इन्वेस्टिगेशन हो गई है, रिकॉर्डिंग हो गई है, चलिए ठीक है, थैंक यू। अच्छा दे रखा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई स्थान वाले अंक धाई वाले के स्थान पे 2 गुना हो। देखिए जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले इकाई वाला और धाई वाला, हमेशा ऑप्शन से करना है, हमेशा किससे करना है, ऑप्शन से करना है। चलो देख लेते हैं ऑप्शन। 25 35 37 और 43 दे रखा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई स्थान वाला अंक धाई स्थान वाले अंक के 2 गुने से एक अधिक है। मतलब जो इकाई का मान है वो ये होता है इकाई और ये होता है धाई। तो इकाई का मान जो है वो धाई वाले स्थान के 2 गुने से एक अधिक है। तो 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो सकता है 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 1 7, यहाँ 7 होना चाहिए लेकिन 5 है। 3 का स्क्वायर 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये 37 ये हो सकता है। 4 दूनी 8 और 1 9, ये दोनों नहीं हो सकते। अब इन दो में से कोई एक हमारा आंसर है, क्योंकि क्या कहा गया है कि इकाई जो है वो धाई के 2 गुने से एक अधिक है, 2 गुने से एक अधिक है। यहां तक पढ़ लिया। यदि इकाई स्थान और धाई स्थान वाले अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो बदल लीजिए, तो ये 52 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। बदल जाता है तो नई बनने वाली संख्या और वास्तविक संख्या के बीच का अंतर वास्तविक संख्या से 1 का जरा अंतर निकाल लीजिए। 12 में से 5 के 7, 4 में से 2 गए, तो इन दोनों में वास्तविक संख्या और आई हुई संख्या में कितने का अंतर है 1 का। तो यहाँ पे कितने का अंतर देखने को मिल रहा है आपको 2 का, तो ये नहीं होगा। अब 37 को जरा पलट 37 घटा दो, 13 में से 7 गए 6 और यहाँ कितना बचा 6 में से 3 गए। दोनों में कितने का अंतर देखने को मिला आपको 1 का, क्योंकि कहा गया है ना कि नई बनने वाली संख्या और वास्तविक संख्या के बीच का अंतर वास्तविक संख्या से 1 का है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 37। ऐसे क्वेश्चन किससे करना है आपको, हमेशा किससे करना है, ऑप्शन से ही करना है। नेक्स्ट दे रखा है कि ए बी की तुलना में 2 गुना दक्ष है। ए जो है बी की तुलना में 2 गुना दक्ष है। दक्ष मतलब होता है आपकी दक्षता या कार्य क्षमता। ए जो है वो बी से कितना है 2 गुना सक्षम है। तो बी अगर एक काम कर रहा है तो ए कितना काम करेगा 2 काम करेगा। यदि दोनों एक कार्य को 21 दिन में निपटा लेते हैं, अगर ये ए जाएगा तो 2 कुर्सी बनाएगा, बी जाएगा तो 1 कुर्सी बनाएगा, मतलब एक दिन में कितनी कुर्सी बन जाएंगी 3 कुर्सी बन जाएंगी। तो ये दक्षता है। यदि दोनों एक कार्य को 21 दिन में निपटा लेते हैं, मान लो ए और बी किसी के घर पे जाए
तो एक दिन में 3 कुर्सी बनाएंगे, और 21 दिन बाद कार्य करते हैं तो 21 या 63, कितनी कुर्सी बना देते हैं? 63 कुर्सी। मतलब ये हमारा टोटल क्या है? काम। 63 हमारा क्या है? काम है। तब वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ए अकेले कार्य कर सकता है। अब 63 कुर्सियां बन गई। ठेका कितने का था? 63 कुर्सियों का। अब वो कह रहे हैं कि अगर अकेला ए जाए तो वो कितना समय ले लेगा। अकेले ए की क्षमता कितनी है? 2, और काम कितना करना है उसे? 63, तो 63/2 काटा पीटी, 2 3 6, और तो 1 कम 2, 31.5 दिन उसके खर्च हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और खूब देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मैदान में 120 वाहन है जिसमें कुछ 4 पहिया है और शेष 2 पहिया वाहन है। मतलब टोटल वाहन कितने हैं? 120। कितने हैं? 120। इसमें कुछ 2 पहिया है और कुछ 4 पहिया है। यदि पहियों की संख्या कितनी है? टोटल 400। पहियों की संख्या कितनी है? 400। तो बताइए कि 2 पहिया वाहनों की संख्या कितनी होगी? 2 पहिया वाहनों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन भी आप जैसे मुर्गा के और तोते के, काय के क्वेश्चन आते हैं, पैरों की संख्या कितनी है, हमेशा ऑप्शन से करना है। किससे करना है? हमेशा ऑप्शन से करना है। पहला आपको ऑप्शन दे रखा है 80, तो देखते हैं अगर 2 पहिया कहा गया, 2 पहिया वाहनों की संख्या, तो अगर 2 पहिया वाहन 80 होंगे, टोटल 120 है, तो 80 में से घटा दो, कितना बचे? 400। देखते हैं 400 पूरे पहिए आ रहे हैं नहीं आ रहे। भाई अगर 80 2 पहिया वाहन होंगे तो इनके कितने पहिया होंगे? 160। इनके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 160 कितना हो जाएगा? 320। तो ये तो होगा नहीं, हटाइए। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। 60 चेक करा, 2 से गुणा करा, 60 ये भी बचे, 4 से गुणा करा, 6 चौक 24, 240, 120। ये होगा 360, हटा दो, नहीं होगा। अब तीसरा ऑप्शन है 50। अगर ये 50 2 पहिया वाहन है तो ये कितने बचे? 70। 4 से गुणा करा, ये 2 से गुणा करा, तो ये होगा 100, और ये कितना होगा? 7 चौक 28, 380 होगा। तो भाई डी ऑप्शन तो है 100%। चलो चेक करिए। 40 अगर 2 पहिया है तो 80 4 पहिया होंगे, 4 से इधर गुणा करा 320, इससे 2 से गुणा करा तो 80, तो 320 और 80 कितना हो गया? 400। तो आप कितने वाहन हो जाएंगे? 400 हो जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। कोशिश करिए कि इसमें आप पूरा वीडियो देखते जाइए, 1 से 2 बार अगर आप देख लोगे तो आपको 100% 2 से 4 क्वेश्चन जरूर आपको मिल पाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब